नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो सब। आज बायोलॉजी विषय में एक और नया टॉपिक जो अपनी यूनिट चल रही है जेनेटिक्स का जो 35वां चैप्टर चल रहा है, उसमें अपन लास्ट वीडियो में बात की थी कि टोटल 7 जोड़ी जो लक्षण थे, उन लक्षणों पे डीपली अध्ययन किया गया था। अनेक एक्सपेरिमेंट किए गए थे मेंडल के द्वारा, और उसके लिए अपने कहा था और मैंने आपको बताया था कि इस पूरी की पूरी प्रोसेस को समझने के लिए अपन को कुछ महत्वपूर्ण ऐसी डेफिनेशंस होती हैं, कुछ परिभाषाएं होती हैं, उनको समझना पहले जरूरी होगा, तब जाकर के अपन जेनेटिक्स को समझेंगे। तो उसी क्रम में आज अपन उस शब्दावली में बात कर रहे हैं। नंबर 1 पे जो शब्दावली है वो है युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी यानी अपन जिसको एलिल्स बोलते हैं या एलिलोमॉर्फ बोलते हैं। युग्म विकल्पी क्या है? वैसे यदि अपन इस नाम को तोड़े यहां से, तो यहां अपनी डेफिनेशन निकल के आ जाएगी। युग्म का मतलब कम से कम कहीं ना कहीं एक जोड़ा है, और विकल्प का मतलब एक का दूसरा विकल्प है, एक का दूसरा पर्याय है। तो सीधी सीधी से इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि एक जो कारक है, और उस कारक को आजकल अपन क्या बोल देते हैं, जीन बोल देते हैं। तो एक कारक या जीन के दो विपर्यासी जो स्वरूप होते हैं या कोई दो रूप होते हैं, तो वो विपर्यासी स्वरूप ही क्या कहलाते हैं? युग्म विकल्पी कहलाते हैं। कैसे? मैंने आपको कहा था कि एक कोई भी लक्षण होता है, जैसे अपन देखें कि मनुष्य की आंखों का रंग है, तो जो काला रंग होता है वो भूरे रंग के ऊपर क्या होता है? प्रभावी होता है। ठीक है, तो ये काला रंग है, वो एक क्या है? लक्षण है। वो एक क्या है? लक्षण है। तो ये जो लक्षण है, इस लक्षण को निर्धारित करने वाले जो जीन और जो कारक हैं, वो जीन और कारक हैं, वो दो स्वरूपों में पाए जाते हैं, दो रूपों में पाए जाते हैं। जैसे मेंडल ने क्या बताया? मेंडल ने एक ही बात बताई कि युग्म विकल्पियों की संख्या बताई मेंडल ने कि अधिकतम 2 युग्म विकल्पी होते हैं। कितने युग्म विकल्पी होते हैं? 2 ही होते हैं। ये बात मेंडल ने बताई थी केवल। तो 2 युग्म विकल्पियों के बारे में किन्होंने बताया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया था। लेकिन युग्म विकल्पी शब्द देने वाले जो साइंटिस्ट थे, वो थे विलियम बैटसन। कौन थे? विलियम बैटसन थे। विलियम बैटसन को क्या कहते हैं अपन? आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, मॉडर्न जेनेटिक्स का क्या है? फादर हैं। कौन? विलियम बैटसन। तो युग्म विकल्पी शब्द भी देने वाले कौन थे? बैटसन ही थे। लेकिन मेंडल ने तो ये बात बताई थी कि केवल 2 ही युग्म विकल्पी हो सकते हैं, किसी एक जीन के 2 विपर्यासी स्वरूप हो सकते हैं। लेकिन बाद में बैटसन ने क्या कहा? बैटसन ने कहा जरूरी नहीं है 2 ही हो सकते हैं। बैटसन ने कहा कि 2 से अधिक भी हो सकते हैं। 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो कौन सा वर्ड निकल के आ जाएगा? 2 से अधिक को अपन क्या कह सकते हैं? बहुविकल्पी। क्या कह सकते हैं? बहुविकल्पी। तो एक आ जाए, मान लो बहुविकल्पी जो रूप है उसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे? बैटसन। से कंपटीशन एग्जाम में आएगी ये बात। अपने तो पूछ सकता है युग्म विकल्पी की डेफिनेशन पूछ सकता है, ये अलग बात है, बाकी कंपटीशन एग्जाम में ये बात आनी निश्चित है। नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपको युग्म विकल्पी की बात समझा दूं। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे मटर के पौधे पे,
और मटर के पौधे पे टोटल जो जोड़ियां थी उनमें से उन्होंने 7 जोड़ियों पर विस्तृत अध्ययन किया और उन 7 जोड़ियों में से आपने देखा होगा कि पौधे की जो लंबाई है, पौधों की लंबाई को नोटेट करने के लिए उन्होंने एक लंबापन व एक कौन सा लंबापन को प्रदर्शित करने वाला युग्म व लंबापन, तो इसके विपरीत कौन सा था? बोनापन था। कौन सा था? बोनापन था। लंबेपन को कैपिटल टी से नोटेट किया था और बोनेपन को स्मॉल टी से नोटेट किया था। इसका मतलब कि एक जो जीन यानी लंबाई है, इस लंबाई के लक्षण को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं या जिनको आज के टाइम में अपन जीन बोलते हैं, तो लंबाई को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं या जीन हैं, उनके कितने विपर्यासी स्वरूप हैं? 2 हैं। यहाँ किसके हैं ये स्वरूप? लंबाई के हैं। एक स्वरूप क्या है? लंबापन है। दूसरा स्वरूप क्या है या रूप क्या है? बोनापन है। अब मेरे हिसाब से अच्छी तरह से युग्म विकल्प समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बात करते हैं। युग्म विकल्पी की बात कंप्लीट होती है तो आगे अपन चलेंगे। 2 वर्ड आते हैं यहाँ पे जिनको मैं आपके सामने नोटेट कर रहा हूं। एक आता है कारक और जिसको आज के टाइम में अपन क्या कह देते हैं? जीन। तो कारक तो मेंडल ने तो एक ही बात कही थी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक ही बात बताई थी कि कोई भी लक्षण होता है उस लक्षण को निर्धारित करने के लिए एक आनुवंशिक तत्व होता है। इतनी बात ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताई थी और जो लक्षणों का क्या करता है? निर्धारित करता है, वो क्या है? कारक है। लेकिन फिर मॉडर्न जो बायोलॉजी है उसके अंतर्गत उसी कारक को एक महान साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? जोहानसन। तो जोहानसन साहब ने उस कारक को क्या नाम दे दिया? जीन नाम दे दिया। तो अपन जीन की यदि डेफिनेशन डिवाइड करें तो कैसे होंगी? जीन होते हैं वो डीएनए के विशिष्ट खंड होते हैं। जीन है वो डीएनए के विशिष्ट खंड होते हैं। ऐसे 11th क्लास में अपन गुणसूत्र की संरचना पढ़ी थी तो वहां पूरा डिटेल से आई थी ये बात। तो डीएनए के जो विशिष्ट खंड होते हैं, जो विशिष्ट लक्षणों या विशिष्ट कार्य को संपादित करते हैं, वो क्या हैं? जीन हैं। तो जीन शब्द देने वाले कौन थे? जोहानसन थे। नेक्स्ट देखिए, आपको मैं 2 और डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। एक है समयुग्मजी। समयुग्मजी यानी होमोजाइगस। होमोजाइगस। और एक है विषम युग्मजी। दोनों साथ में नोटेट कर रहा हूं मैं आपको। विषम युग्मजी यानी जिसको अपन बोल दें हेटेरोजाइगस। ये क्या है? यहां भी नाम देखिए, सम यानी समान और विषम यानी असमान है। युग्मक और ये भी क्या है? युग्मक। देखिए एक छोटा सा वर्ड मैं यहां साइड में ले रहा हूं, जनक, जिसको आप ये बोल दीजिए जनक पीढ़ी, और अपन उसको नोटेट करते हैं किससे? पी का मतलब, क्योंकि पेरेंट्स होते हैं उनको जनक ही तो कहते हैं, माता पिता को पेरेंट्स ही तो कहते हैं। तो ये जो जनक पीढ़ी है, इस जनक पीढ़ी में जब संकरण होता है, निषेचन होता है, तो संततियां उत्पन्न होती हैं। अब देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल यहां मैं बता रहा हूं कि सम यानी समान, युग्मक यानी जब कोई भी जीव है उस जीव के लक्षण प्ररूप, एक वर्ड होता है लक्षण प्ररूप आगे आएगा, और एक वर्ड होता है जीन प्ररूप, यानी इसको फिनोटाइप बोल देते हैं और इसको जीनोटाइप बोल देते हैं।
ये जो फिनोटाइप और जीनोटाइप है, लक्षण प्रारूप क्या है अपने, ये मान लीजिए एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, मतलब अपनी बाह्य आकारिकी या किसी जीव के लक्षणों की बाह्य आकारिकी, वो क्या है, लक्षण प्रारूप है। जैसे अपन यही तो कहते हैं कि अपन कहते हैं भाई ये आदमी क्या है, लंबा है, या क्या कहते हैं भाई ये आदमी क्या है, बोना है। ये थोड़ी कहते हैं कि बीच का सा है, लंबा ना बोना, ये नहीं कहते हैं ना। अपन क्या कहते हैं भाई या तो आदमी लंबा है या बोना, या आदमी मोटा है या आदमी पतला, दो ही तो लक्षण हो गए। ये थोड़ी होगा ये न तो मोटा है न पतला, ये बातें नहीं होती, दो प्रमुख लक्षण हो गए ना मुख्य रूप से। तो लंबा और बोना ये क्या है, बाह्य लक्षण है। तो उसी प्रकार से समयुग्मजी और विषमयुग्मजी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जो जनक पीढ़ी है, जो पेरेंट्स हैं, इन जनक पीढ़ी में यानी कोई भी जीव है तो उस जीव के लक्षण प्रारूप के लिए उत्तरदायी, लक्षण प्रारूप के लिए उत्तरदायी युग्म विकल्पी यानी एलिल्स समान रूप में हो तो वो तो क्या कहलाएगा, समयुग्मजी। और जब किसी जीव के लक्षण प्रारूप के लिए उत्तरदायी जो भी युग्म विकल्पी हैं, किसी जीव के जो दो प्रारूप हैं, वो यदि असमान हो तो वो क्या होगा, विषमयुग्मजी होगा। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रहा हूं कि मेंडल ने पौधे की लंबाई के रूप में एक लक्षण लिया था, लंबापन, और उसका क्रॉस किसके साथ करवाया था, बोनापन के साथ करवाया था। लंबेपन को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया था, इसको स्मॉल टी से किया था। अब देखिए लंबेपन यानी ये जो युग्म विकल्पी है, ये दोनों क्या है, बिल्कुल ये दोनों समान हैं, और ये रूप भी समान है युग्म विकल्पी का, ये रूप भी क्या है, समान है। तो दोनों युग्मक यानी ये क्या है, पेरेंट्स हैं, जनक हैं, तो दोनों युग्मक समान है, लेकिन इनसे जो संतति पैदा होगी, जिसको अपन देखिए एक ये लक्षण आएगा, 50-50% लक्षण आते हैं, और एक लक्षण ये आएगा, तो ये कैसा हो जाएंगे, दोनों ही विपरीत हुए कि नहीं हुए। तो मेरे डेफिनेशन ये थी, जीव के लक्षण प्रारूप के लिए उत्तरदायी युग्म विकल्पी समान रूप में हो तो समयुग्मजी, दोनों समयुग्मजी हैं। चाहे वो लंबापन हो चाहे बोनापन हो, वो बात अलग है। लेकिन देखिए विषमयुग्मजी किसे कहोगे आप, विषमयुग्मजी वो हो जाएगा जिसमें किसी भी जीव के लक्षण प्रारूप के लिए उत्तरदायी युग्म विकल्पी क्या हो, असमान हो। कैसे, जैसे मान लो एक मैं यहां ले लूं लंबापन कैपिटल टी, और इसका क्रॉस किसके साथ हो जाए, इसके साथ हो जाए, तो यहाँ ये दोनों ही ये क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के युग्म विकल्पी समान रूप में थोड़ी है युग्मक। अरे पेरेंट्स असमान है ना, ये समयुग्मजी ने विषमयुग्मजी को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये रूप बिल्कुल क्या है, असमान है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये ऊंट बेल का सा जोड़ा हो जाएगा, ये तो विषमयुग्मजी तो क्या हो जाएगा, ऊंट बेल का सा जोड़ा हो जाएगा, दोनों के रूप ही क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। समझ गए मेरे पास, ये बात थी। अब समयुग्मजी विषमयुग्मजी शब्द देने वाली महायुति भी कौन थी, जो बैटिंग बढ़िया करता है वही करता है, तो बैटिंग बढ़िया करने वाले कौन थे, बैट्समैन थे। कौन थे, बैट्समैन। तो समयुग्मजी और विषमयुग्मजी यानी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस शब्द देने वाले वैज्ञानिक भी कौन थे, बैट्समैन थे। समझ गए, आगे चलते हैं। समयुग्मजी विषमयुग्मजी के बाद आगे का जो अपनी डेफिनेशन आती है शब्दावलियों में, वो आती है संकरण, यानी हाइब्रिडाइजेशन। देखो संकरण केमिस्ट्री में भी आता है, वो अलग है, ये संकरण अलग है। तो जब कोई भी दो विभिन्न जातियां, कोई दो जातियां भिन्न है, तो विभिन्न जातियों के मध्य जो अपन निषेचन करवाते हैं वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, संकरण कहलाती है। कोई भी दो भिन्न जातियों के मध्य होने वाली निषेचन की प्रक्रिया क्या कहलाती है,
संकरण कहलाती है। संकरण की बात अपन करते तो संकरण से जो संतति उत्पन्न होती है, संकरण से जो संतति उत्पन्न होती है वो कौन सी संतति कहलाती है? संकर संतति कहलाती है। कौन सी कहलाती है? संतति। कैसे? अरे अभी अपन बारिश होगी तो बाजरा बोएंगे, तो एक बाजरा तो कौन सा है? देसी, और एक बाजरा कौन सा है? कौन सा बाजरा है? कशा संकर बाजरो बोशा, कशो बाजरो बोशा। अरे संकर बाजरा बोएंगे कि नहीं बोएंगे? तो एक देसी बाजरा और एक संकर बाजरा है। तो ये संकर बाजरा किसकी किस्म है? कोई भी दो जातियों की है कि नहीं है? अरे है कि नहीं? अरे देखो अपने यहाँ जो गायें हैं वो एक तो देशी गाय थी पुराने टाइम में, जब अपने जो पूर्वज रहते तो देशी गाय रखते थे, फिर एक बीच वाली गाय आई, राठी आई। अब ये जो एक अमेरिकन नस्ल आ रही है जो बिल्कुल ही अलग प्रकार की है, ये क्या है? दो विभिन्न गायों की नस्ल, दो विभिन्न या भिन्न भिन्न गायों की नस्लों से उत्पन्न संतति है। तो वो कौन सी संतति कहलाती है? संकर संतति कहलाती है। तभी तो अपन कहते हैं ना कि बाजरा ले हाइब्रिड बाजरो लेके आशा। कौन सा बाजरा लेके आते हैं? हाइब्रिड। मूंगफली कौन सी बुआई करते हैं? हाइब्रिड। तो इसे संकर को अपन क्या कहते हैं भाई? हाइब्रिड कहते थे। समझ गए मेरी बात? नेक्स्ट देखिए, संकरण की बात करते हैं तो संकरण को दो मुख्य रूप, एक तो होता है एकल संकर संकरण, एकल संकर संकरण, यानी इसको तो बोला जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और एक होता है द्वि संकर संकरण। यानी ये क्या होता है भाई? डाई हाइब्रिड क्रॉस। एक तो होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस और एक होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब क्या हो गया? एक, यानी इसमें एक जोड़ी ही युग्म विकल्पी क्या लेते हो? भाग। जब एक जोड़ी युग्म विकल्पियों के मध्य ही क्या करवाया जाए? संकरण करवाया जाए, तो वो तो कौन सा हो जाएगा? एकल संकर संकरण हो जाएगा। जैसे लंबापन और बौनापन, तो एक जोड़ी के बीच में क्या हो रहा है? क्रॉस हो रहा है, तो ये तो कैसा हो गया? एकल संकर संकरण हो गया। और द्वि संकर संकरण, जब दो जोड़ी की जब से अपन बात करते हैं कि एक अपन प्रभावी के रूप में लेते हैं, जैसे गोल व पीले, और इसका गोल प्रभावी था, तो प्रभावी क्या था? जुरीदार। तो जुरीदार व हरे, कवच का रंग था ना? अरे इसी हिसाब से तो था। तो गोल वाले को अपन क्या लेते हैं? राउंड। अरे ये पूरा युग्म विकल्प भी क्या हो गया? कैपिटल आर आर, और पीले को क्या ले लेंगे? कैपिटल वाई वाई। और जुरीदार इसका अपोजिट, एफ प्रभावी को क्या करते हैं ना? स्मॉल आर आर और स्मॉल वाई वाई। यानी यहाँ देखिए दो दो जोड़ी युग्म विकल्पी के रूप में क्या ले रहे हैं? भाग ले रहे हैं। तो कौन सा संकरण हो जाएगा? द्वि। और बहु कौन सा हो जाएगा? यानी त्रिकोण सा हो जाएगा, तीन जोड़ी, और बहु कौन सा हो जाएगा? दो तीन से ज्यादा जोड़ी। अपने बहु वाला जो सिलेबस में नहीं है इतना, मैनली एकल और द्वि दिया हुआ है, केवल बहुजनी वंशागति दिया है, छोटा सा टॉपिक, उसके बारे में अपन बाद में बातें करेंगे। तो यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया आपको। अब देखिए आगे आपको मैं बता रहा हूं, एक पीडी आती है F1 पीडी, या इसको बोलते हैं हिंदी में प्रथम संतानीय पीडी। F1 पीडी किसे कहोगे आप? देखो ये याद रहेंगे तब आगे बढ़ेंगे, वरना कोई मतलब नहीं आगे बढ़ने का। F1 पीडी किसे कहेंगे? तो कोई भी जनक है, तो जनक पीडी में जब क्रॉस होता है, तो जनक पीडी क्रॉस, जैसे अपन ने लिया जनक पीडी कैपिटल टी और स्मॉल टी ली, इसमें जब क्रॉस करवाया, संकरण करवाया, तो जो पहली संतति पैदा होती है प्रथम संतानीय पीडी, जो प्रथम संतति पैदा होती है पीडी में, वो कौन सी पीडी कहलाएगी भाई? F1 पीडी कहलाएगी। समझ गए? तो F1 पीडी किसे कहेंगे? कि जनक पीढ़ी में संकरण से प्राप्त जो प्रथम संतति पीढ़ी है वो क्या कहलाएगी? F1 पीढ़ी या प्रथम संतानीय पीढ़ी। दूसरी कौन सी है?
F2PD यानी द्वितीय संतानीय पीढ़ी। ठीक है, द्वितीय संतानीय पीढ़ी की बात अपन करते हैं तो जब F1 पीढ़ी के में जो भी अपन को संतति या जो लक्षण अपन को प्राप्त हैं तो F1 पीढ़ी में स्वपरागण की क्रिया के द्वारा, मतलब इसी का इसी से, यानी F1 पीढ़ी में स्वपरागण यानी विषम युग्मजी का विषम युग्मजी से या कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी से जब अपन क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं तो वो कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी, F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी, F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। समझ गए मेरी बात? तो ये थी F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी। ठीक है, बाकी इसकी कुछ अपने डेफिनेशंस हैं वो अच्छा एक और बता दूंगा आपको। एक लक्षण होता है प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण, और इसी के साथ एक लक्षण कौन सा होता है, अप्रभावी लक्षण। इसको अपन क्या बोलते हैं, डोमिनेंट ट्रेट्स, और ये क्या हो जाएगा, रिसेसिव ट्रेट्स। प्रभावी किसे कहेंगे कि वह लक्षण या जो F1 पीढ़ी में दिखाई देता है वो तो क्या कहलाएगा, प्रभावी लक्षण, और जो F1 पीढ़ी में छुपा हुआ रहता है वो क्या कहलाएगा, अप्रभावी लक्षण। देखिए यहाँ कैपिटल टी है तो इसको अपन क्या बोले, तो क्या शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध बोना है तो यहाँ अपन क्या बोलेंगे, अशुद्ध लंबा, लेकिन लंबा तो है ना, तो इसका मतलब यहाँ प्रभावी लक्षण कौन सा है, लंबापन है, और अप्रभावी कौन सा है, बोनापन है। इसका मतलब जो F1 पीढ़ी में दिखाई दे जाता है लक्षण या प्रकट होता है वो कहलाता है प्रभावी लक्षण, और जो F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देता है, जो छुपा हुआ रहता है वो कौन सा होता है, अप्रभावी लक्षण। बाकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत।